एक माँ ने कर दी मृत शिक्षक को जिंदा। किसी गांव में एक शिक्षक होते हैं और वे विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं। वो शिक्षक एक दिन बीमार पड़ते हैं और बीमार इस कदर पड़ते हैं कि बीमारी धीरे 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 बहुत आगे बढ़ जाती है और एक दिन उस शिक्षक की मृत्यु हो जाती है। अब उस शिक्षक के पिता, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी, वे इसकी खबर तमाम गांव वालों को देते हैं कि उनके शिक्षक पुत्र की बीमारी के कारण मृत्यु हो चली है और आप सभी आएं और हम सभी मिलकर उसका दाह संस्कार करने के उपरांत इस दुनिया से उसे अंतिम रूप से विदा कर दें। परंतु एक भी ग्रामीण नहीं आते हैं और नहीं आने के बाद अब वे बूढ़े पिता अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना देते हैं कि शिक्षक पुत्र की बीमारी के कारण मृत्यु हो चली है, इसलिए आप सभी आकर उसके दाह संस्कार कर दे और इस दुनिया से अंतिम रूप से विदा कर दे। ये बातें भी अब सगे संबंधी भी नहीं स्वीकार करते हैं, तो इसके उपरांत वे बूढ़े पिता यह योजना बनाते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि अब हमें ही अकेले सब कुछ करना होगा। तब वे दाह संस्कार के लिए उपयुक्त सभी सामग्री इकट्ठे करते हैं और एक दिन, उसी दिन एक समय में अपने कंधों पर मृत शिक्षक को उठाकर गंगा किनारे चले जाते हैं, जहां गंगा घाट पर उस शिक्षक को दाह संस्कार कर देते हैं, अंतिम रूप से विदा कर देते हैं और सीधे चले जाते हैं कोर्ट, जहां कोर्ट जाकर जज साहब से कहते हैं कि साहब, ये रहे मेरे मृत शिक्षक पुत्र, जिनके ये तस्वीर है, जिनके ये सबूत है, और ये वही है जिन्होंने 4 साल पहले एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था और इसके ऊपर एक मुकदमे चल रही थी। अब अंतिम रूप से इसकी मृत्यु हो चली है और आप इसके मुकदमे को रफा दफा कर दे। ये बातें सुनकर अब जज साहब की आंखें नम हो जाती है और अपने बूढ़े पिता के दर्द को समझते हैं कि आखिर एक पिता का दर्द क्या होता है, और दर्द में भावुक होकर वो जज साहब उस शिक्षक के तमाम दफाओं को रफा दफा कर देते हैं, यानी मुकदमे समाप्त कर देते हैं। अब इसकी खबर चारों तरफ फैल जाती है और जब ये खबर वो छात्रा जिसके साथ उस शिक्षक ने दुष्कर्म किया था, उसकी माँ को पता चलती है, तो माँ सीधे पहुँचती है कोर्ट, जहाँ जाकर वो कहती है कि जज साहब, आपने जिस केस को रफा दफा किया है, मैं उसे जीवित रखना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए हमें उस शिक्षक को जीवित ही क्यों न करना पड़े। ये बातें सुनकर जज साहब काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो जीवित कैसे हो सकता है। तब वो छात्रा की माँ कहती है कि मैं अपने महिमा मंडप से, अपनी शक्तियों से निश्चित रूप से उस शिक्षक को जिंदा कर दूंगी, बस जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे किया जाए और थोड़ा सा मुझे वक्त दिया जाए। जज साहब बात मान लेते हैं और शुरू होती है यहीं से कहानी उस मृत शिक्षक को जीवित होने की। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम दोस्तों को। आज की ये सच्ची घटना बिहार के भागलपुर जिले की है, जो कि काफ़ी रोचक सच्ची घटना और सच्ची कहानी है। साथियों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह बहुत ही मार्मिक और रोचक कहानी सच्ची घटना है, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। वो जो शिक्षक होते हैं उनका नाम नीरज कुमार मोदी होता है, जिनका उम्र 39 वर्ष होता है और वो बिहार के भागलपुर जिले के अंतर्गत एक थाने पड़ते हैं जिनका नाम होता है इसीपुर बाराहाट, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है मथुरा सिवानपुर। वहीं विद्यालय का एक संचालन हो रहा होता है जिसमें नीरज कुमार मोदी शिक्षक होते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं उस विद्यालय में नामांकित होती है और प्रत्येक दिन विद्यालय आते जाते रहते हैं। उन्हीं तमाम छात्र छात्राओं में एक छात्रा होती है जिसकी उम्र 12 वर्ष होते हैं। वो पैसों से, धन से काफ़ी निर्धन होती है, परंतु रूप से काफ़ी धनवान होती है, क्योंकि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया था और काफ़ी रूपवान बनाया था।
वो छात्रा विद्यालय आने जाने के क्रम में आती जाती रहती है। इसी क्रम में शिक्षक नीरज कुमार मोदी की बुरी नज़र उस पर चली जाती है और वो चाहता है कि किस कदर उस छात्रा को मैं पाऊं, उस छात्रा को मैं अपनी नमी हाथों से छूऊं। अब इसके लिए वो शिक्षक बार बार उस छात्रा को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं और पास बुलाते भी हैं। छात्रा इस बात को नहीं समझ पाती है। धीरे धीरे शिक्षक उसके वदन को छूना प्रारंभ करते हैं, जो कि गलत नियतों से छूते हैं। अब इस बार भी छात्रा नहीं समझ पाती है, लेकिन बार बार दिन प्रतिदिन छूने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। तो वो छात्रा समझ जाती है कि मुझे गलत नियतों से छुई जा रही है और वे छात्रा अपनी नज़रें काटने लगती है। यानी अब इस अलग भागना शुरू कर देती है उस शिक्षक नीरज कुमार मोदी से। इस बात से अब नीरज कुमार मोदी उस छात्रा को दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और उसे कई प्रकार से दंडित भी करते हैं, मारते पीटते भी है। छात्रा डर जाती है और विद्यालय आना नहीं छोड़ती है, विद्यालय आती जाती रहती है। इसी क्रम में उस शिक्षक की नीयत और बुरी हो जाती है और वह अंतिम रूप से फैसला कर लेता है कि चाहे जैसे भी हो, इस छात्रा को मैं अंतिम रूप से पालूं। और होता भी वही है कि एक तारीख होती है जिसके तिथि होते हैं 14 अक्टूबर 2018, जब वो छात्रा अपने घर पर थी और विद्यालय में छुट्टी का दिन था। चूँकि उस शिक्षक नीरज कुमार मोदी का घर भी छात्रा के घर के आसपास ही था, इसलिए वो छात्रा के तमाम गतिविधियों को देखा करता था। 14 अक्टूबर 2018 के दिन दोपहर 2 बजे वो छात्रा अपने घर से शौच के लिए निकलती है और शौच जाने के क्रम में एक जंगल में पहले से वो शिक्षक छुट्टी के दिन घात लगाए बैठे रहता है और जाने के क्रम में अकेला पाकर उस छात्रा को दबोच कर वो जंगल में चला जाता है। जहाँ जाकर वो शिक्षक नीरज कुमार मोदी उस छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है, बड़ी बेरहमी से दुष्कर्म करता है। इतना ही नहीं, उसने उसके नंगे वदन का इस कदर तस्वीर और वीडियो बना लेता है और उसी वक्त उस छात्रा को दिखाता है कि इस घटना को अगर तूने किसी को बताई तो इसे वायरल कर दूंगी और तू किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। छात्रा काफ़ी भयभीत हो जाती है और इस घटना को अपनी माँ को भी नहीं बताती है। परंतु ये घटना यहीं पर समाप्त नहीं होता। वो शिक्षक आगे भी उस छात्रा से फ़ायदा उठाता है और ये फ़ायदे अब स्कूल के समय सारणी समाप्ति के उपरांत विद्यालय में छुट्टी हो जाती है, उसके उपरांत लगभग 10 दिनों तक ऐसा ही करता है, उस छात्रा के साथ कुकर्म करता है। अब उस शिक्षक से तंग आकर वो छात्रा ये घटनाएं अपनी माँ को बताती है और माँ जब इस बात को सुनती है तो उसके अंदर खून की लहर दौड़ उठती है और वो जाती है पुलिस स्टेशन। जहाँ जाने के बाद पहले तो पुलिस आनाकानी करती है, परंतु कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करती है उस छात्रा की माँ, जिसके आधार पर वो पुलिस उस एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के उपरांत उस शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जेल, चूँकि हमारा भारत के संविधान का कानून लचीला है, किसी भी व्यक्ति को अपील में जाने का अधिकार है और वो शिक्षक अब अपील पर जाता है और अपील के दौरान वो बेल पर बाहर आ जाता है, लेकिन वो और भी जिंदगी के लिए खतरनाक बन जाता है उस मायूस छात्रा के लिए। अब चूँकि माँ भी इधर खून की लहर में दौड़ रही थी और उनके गुस्से भी शांत नहीं हुए थे, क्योंकि वो शिक्षक बाहर आ चुका था और माँ चाहती थी कि हमारे बेटी के दुष्कर्मी को कठोर से कठोर सज़ा मिले। इसके लिए वो दिन प्रतिदिन कोर्ट जरूर जाती थी और मुकदमे में हाजिर जरूर होती थी। इसी क्रम में होता यूँ है कि उस शिक्षक के पिता का नाम राजा राम मोदी होता है। वो एक योजना बनाते हैं और योजना बनाने के क्रम में यही करते हैं कि वे गलत तरीके से ये तमाम योजनाएं बनाकर अपने बेटे का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऐसे बनाते हैं कि उसमें भी वो एक तस्वीर लगाते हैं जिसमें वो बाप और बेटे दोनों चले जाते हैं और अपनी मर्जी से
एक नए रचना के आधार पर अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में संलग्न हो जाते हैं। अब होता यूँ है कि उस मृत्यु प्रमाण पत्र को ही कोर्ट में दिया गया था, जिसके आधार पर यही हुआ कि उस जो शिक्षक कुकर्मी कहा जाए या फिर दुश्वारी कहा जाए, नीरज कुमार मोदी के मुकदमे को रफा दफा किया था। यही बातें उस छात्रा की मां कोर्ट को कहती है और स्पष्ट रूप से कहती है कि हुजूर, जो भी प्रमाण पत्र, जो भी मरने के सबूत दिए गए हैं, ये फर्जी है और गलत प्रमाण पत्र देकर कोर्ट को गुमराह किया गया है और वे शिक्षक की मृत्यु नहीं हुई है और वो आज भी जीवित है, इसकी जांच किया जाए। महिला की बातें सुनकर कोर्ट आश्चर्यचकित एक बार फिर से होती है और वे फिर से मुकदमे चलाते हैं और मुकदमा चलाकर एक बार फिर से इसीपुर बाराहाट के पुलिस जो होते हैं, पुलिस कप्तान होते हैं, जिनका नाम रोहित पासवान होता है, उसके ऊपर यह जिम्मा कोर्ट सौंपती है कि इसकी जांच किया जाए कि आखिर वो जीवित है या फिर मृत है। अब वो पुलिस कप्तान रोहित पासवान गांव में जाते हैं शिक्षक के, जहां लोगों से पूछते हैं कि शिक्षक की मृत्यु हुई है या फिर नहीं, तो किसी भी ग्रामीण द्वारा ये नहीं कहा जाता कि उस शिक्षक की मृत्यु हुई थी। अब उसके रिश्तेदारों से भी संपर्क किया जाता है कि क्या शिक्षक नीरज कुमार मोदी की मृत्यु हुई है या फिर नहीं, तो कोई रिश्तेदार भी ये नहीं बता पाते हैं कि उस शिक्षक की मृत्यु हुई है या फिर नहीं। कोई भी कुछ कहने से पीछे हट जाते हैं। ग्रामीण भी, सगे संबंधी भी और जो भी लोग होते हैं, कोई भी इस बातें में मुंह खोलना नहीं चाहते हैं। फिर वो पुलिस कप्तान जाते हैं, गांव के कुछ जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं और ईमानदार पूर्वक जीने वाले होते हैं, उससे संपर्क करती है पुलिस। तब जाकर ये पता चलता है कि निश्चित रूप से वो जो शिक्षक था, उससे बड़ा कुकर्मी उसका 60 वर्षीय पुत्र राजाराम मोदी था, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए और उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए एक अलग किस्म की रचना रची और गलत तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर कोर्ट को सबूत कर दी कि नीरज कुमार मोदी की मृत्यु हो चली है। पुलिस को यह भी पता चलती है कि जो भी सबूत मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी तस्वीर ली गई थी, उसमें बाप बेटे ने ही गंगा घाट पर जाकर एक अर्थी का निर्माण किया था और उस अर्थी पर उस शिक्षक ने मृत अवस्था में अपनी पोजीशन बनाई थी, जिसकी तस्वीर उसके पिता ने ली थी और इसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में उपयोग किया गया था। अब पुलिस के द्वारा इस खबर को कोर्ट को दी जाती है। जब कोर्ट के पास ये तमाम सबूतें मिलती है कि वास्तव में वो नीरज कुमार मोदी आज भी जिंदा है, तो एक बार फिर से मुकदमे प्रारंभ होते हैं और मुकदमे प्रारंभ होने के बाद एक दिन कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला आता है और वो जो फैसला आता है, अंतिम रूप से कोर्ट का फैसला, वो साथियों जान ले कि वो होता है तारीख 9 जनवरी 2023। और इससे पहले जिस दिन मृत्यु की खबर दी जाती है कोर्ट को, उसकी तारीख होती है 27 फरवरी 2022। यानी लगभग 1 साल के बाद ये घटना और केस मुकदमे जांच प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके उपरांत कोर्ट को ये सूचना मिल जाती है कि उस बूढ़े पिता के द्वारा अपने बेटे को बचाने के लिए और मुकदमे को समाप्त करने के लिए कोशिशें की गई है और कई कोर्ट को गुमराह किया गया है। इस आधार पर कोर्ट अंतिम रूप से फैसला यह सुनाती है कि उस शिक्षक नीरज कुमार मोदी को 14 वर्ष की सज़ा दी जाती है। और इतना ही नहीं, कोर्ट यह भी फैसला देती है कि उस लड़की को, छात्रा को हर्जाने के रूप में 3 लाख रुपए दिया जाए। इसके बाद इसके अलावे भी 1 लाख रुपए उस शिक्षक को अर्थदंड के रूप में लगाया जाता है और साथ ही साथ उस बूढ़े पिता को भी
आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। एक बार फिर से दोनों को जेल भेज दिया जाता है, जो कि वर्तमान में दोनों बाप और बेटे नीरज कुमार मोदी और राजा राम मोदी अभी एक ही जेल में एक साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, ये घटना बिल्कुल सच्ची और हमारे इस घटना के द्वारा, इस कहानी के द्वारा किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था और किसी को दुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ व सिर्फ जागरूकता फैलाना था और इससे समाज में यह जागरूकता फैले कि कोई किसी की बेटी हो या बेटे, सभी का कद्र करे और सभी की ज़िंदगी एक समान है। इसके लिए कोई भी दुष्यंत्र नहीं रचे। साथियों, कैसी लगी हमारी आज की ये सच्ची घटना, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर आप अपने सब तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देंगे। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।